नमस्ते। पिछले कक्षा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भाषण हम लोग पढ़ा था, लेकिन वो पाठ का बहुत छोटा भाग ही हम लोग पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा। वो भाषण सुनकर आपको क्या समझा है, तो आप लोगों से बीच में से एक छात्र आज उनको क्या समझा वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सुनो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सबके सामने हमारे पाठ के एक सारांश प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारा वतन हिंदुस्तान और आजादी को लेकर कई सारे किस्से हम सब अक्सर जानते हैं। कई मेहनत करने के बाद, कठिनाइयों के बाद हमें आजादी मिली थी। हमारे नेताओं ने आंसू लहू बहाए थे और कई सारे शहीद होने के बाद हमें आजादी मिली थी। और उस पवित्र मौके पर पंडित जी ने, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया था। वो एक सीख था हमारे लिए, हम सब भारतवासियों के लिए। उस भाषण में भारत के हालात, आजादी के बाद के हालात और भारत की तरक्की किस प्रकार होगी, कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में कहते हैं। 1947 15 अगस्त रात 12 बजे जब पूरी कायनात सो रही थी, तब हमारे वतन हिंदुस्तान एक उम्मीद लेकर, एक उज्जवल भविष्य के उम्मीद लेकर आजादी हासिल किया। और ये बात इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। और इसके बाद उस पवित्र मौके पर हमारे पंडित जी ने अपने भाषण में हमारे लिए कई सारी चीजें करने की निर्णय लिया, यानी कि हमारे भारत और भारतवासियों के सहयोग के लिए कई चीजें करने की निर्णय लिया। और उससे भी बढ़कर इस विश्व के पूरे मानव जाति के हित के लिए, सहयोग के लिए कुछ करने का प्रतिज्ञा लिया और हमें सीख भी दिए। और इसके बाद नवनिर्माण बाकी था। इसके लिए करना क्या होगा, और इसके लिए उन्होंने अपने भाषण में अर्थव्यवस्था के लिए कारोबार और कारखाने खोलने की निर्णय लिया और उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई और विज्ञान को ध्यान देने का भी निर्णय लिया। इतिहास का सफर में भारत हमेशा ही आगे बढ़ा है और आगे बढ़ते जाएगा। और इस इतिहास में भारत ने अपनी सफलता और असफलता की कहानियों से भरा है। लेकिन कुछ भी हो, सबसे बड़ी खास बात यह है कि कुछ भी हो जाए, यानी कि हालात कैसी भी हो, अच्छी हो या फिर बुरी, भारत हमेशा अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है, कभी भी डरकर पीछे नहीं हटता। और ये बात हमें सीखनी चाहिए। और सच कहा जाए, आजादी मिलने के बाद एक दौर्भाग्य का एक युग खत्म हो गया, यानी कि भारत अपने आप को खोज पा रहे थे। ये आजादी ही नहीं बल्कि एक मौका है, कई सारी ऊंचाइयां छूने के एक मौका है। और इस भाषण से या फिर इस पाठभाग मेरे भारतवासियों से हमें ये सबसे बड़ी सीख मिलता है कि जिंदगी में चुनौतियां कई तरह के आएंगे, हमें हिम्मत से ठीक तरह से सामना करना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय। सुनाई क्या, कैसे लगा? तो आपको पाठभाग से क्या समझा वो प्रस्तुत करने का अवसर आपको जरूर मिलेंगे। वो सौभाग्य किसको मिलेगा पता नहीं, ठीक है, लेकिन सबको मैं जरूर उसका अवसर दूंगा, ठीक है। अभी तो पाठ का भाग शुरू करेंगे। सुनो। तो पिछले कक्षा में हम लोग यहाँ पे खत्म किया था। इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही है। ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വിജയവും അതുപോലെ തന്നെ നേട്ടങ്ങളും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദേശം, ഈ ഭാരതം എന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ച് നിർത്തിയത്। अभी बाकी बात शुरू करेंगे। क्या हमने इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें? अभी बताया है यहाँ पे विजय भी होगा, उपलब्धियां भी होगा। उसके बाद ऐसे कहते, उनके भाषण में ऐसे कहते हैं कि क्या हमने इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है, നമുക്ക് വെറും ഇത്ര ശക്തിയും ഇത്ര ബുദ്ധിശക്തി മാത്രമാണോ ഉള്ളത്? हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें। वो जो अवसर हमें मिला है उसे हमको स्वीकार करना है। हमारे सामने जो चुनौती आता है उसे भी हमको स्वीकार करना है। चुनौतियां, വെല്ലുവിളികൾ, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ലഭിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെ തന്നെയാണോ ആ വെല്ലുവിളികളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക। അതിനെ മുഴുവൻ, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും, ആ പ്രശ്നങ്ങളെ മുഴുവൻ നേരിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഒളിച്ചോടേണ്ട സമയമല്ല നമുക്ക് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്।
भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है। वो अपनी भाषण में उसके साथ ऐसा भी कहते हैं कि भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है। अभी स्वतंत्रता मिला है ऐसे सोचकर अभी हम तो आराम से नहीं रह सकता है। चैन से रहना या विश्राम से रहना माने आराम से रहना. ഇനി വിശ്രമിക്കേണ്ട സമയമല്ല, നമുക്ക് സ്വസ്ഥതയോടുകൂടി ഇരിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇനി ശരിക്കുള്ളത്. भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है ताकि हम जो वजन बार बार दोहराते रहे हैं और जिसे हम आज भी दोहराएंगे उसे पूरा कर सके. കാരണം എന്താണോ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നത് അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആ സമയത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നവഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു പൂരാ കർഷകെ അത് നമ്മൾ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിച്ചതുപോലെ ഇനിയും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിനെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പണി നമുക്കുണ്ട്. ഭാരത് की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना. इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना. എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ദാരിദ്ര്യവും അതുപോലെ തന്നെ അജ്ഞാനത അറിവില്ലായ്മ, നോളജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, നോളജ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് കടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി നിരക്ഷരരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാറ്റി അവരെ മുഴുവൻ സാക്ഷരരാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आंख से आंसू मिट जाए. शायद ये हमारे लिए संभव न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं और वे पीड़ित हैं तब तक हमारा काम गत्व नहीं होगा. और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सके. बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना. ഇവിടെ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നില്ലാതെയാക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അവസരക്ക് അസമാനത ഉച്ചനീചത്വങ്ങളില്ലാതെയാക്കുക. പഴയ കാലത്ത് രാജകുടുംബ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇവിടെ ദാരിദ്ര്യം എന്നുള്ള രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ജാതിയുടെ പേരിലും ഒക്കെ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജവാഴ്ചകളുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ. അതൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പെരുമാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലം നമുക്ക് പണിയണം. ആ ലോകത്തെയാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണേണ്ടത്. हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा है. हमारी पीढ़ी के നമ്മുടെ തലമുറയുടെ മഹത് വ്യക്തിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അംബിഷൻ, മഹത്വാകാംക്ഷ, അവരുടെ ആഗ്രഹം ഇതായിരുന്നു. എന്താണ്? സബ് ലോഗോं के आंखों से आंसू मिटाना. എല്ലാവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ തുടച്ചു മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ, എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് जवाहरलाल नेहरू तंटे प्रभाषण പറയുന്നത്. इसमें ऐसे भी कहते हैं, आपको समझ सकते हैं, महान व्यक्ति जो लोग हैं वो सब लोग एक ही कहते हैं. गांधी भी हो और हमारा स्वामी विवेकानंद जी भी हो, सब लोग ऐसे ही कहते हैं, सबको खुशी रहना. इस दुनिया के सब लोग तो खुशी से रहना. लोका संस्था सुखिनो भवन्तु. तो ऐसा इसमें ऐसे कहते हैं सब पीढ़ियों को ऐसा होना चाहिए कि सबके आंखों में आंसू मिट जाना है. शायद ये हमारे लिए संभव न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है और वे पीड़ित है तब तक हमारा काम गत नहीं होगा. പക്ഷേ ഇത് എപ്പോഴാണ് പരിപൂർണതയിൽ എത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ എപ്പോഴാണ് പരിപൂർണമായിട്ട് നമ്മൾ തുടച്ചു മാറ്റുന്നത് അന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा ताकि हम अपने सपनों का साकार कर सके. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിന് ഒരു രൂപം നൽകി ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുവരെ നമ്മുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ചായത്തെ हमारे लिए संभव न हो, പക്ഷെ നമുക്ക് സാധ്യമാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല, ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സാധ്യമാവുന്ന അത്രയും നമുക്ക് ചെയ്ത് പോവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. शायद ये हमारे लिए संभव न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है और वे पीड़ित है तब तक हमारा काम गत नहीं होगा. ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ നമുക്ക് തുടച്ചു നീക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, എത്രത്തോളം നമുക്ക് പറ്റുമോ ആ അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തു പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭാരതം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുവരെ ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सके. അതുകൊണ്ട് തന്നെ इसलिए हमें परिश्रम करना है, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കഠിനമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सके. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കണ്ട സ്വപ്നത്തിന് ഒരു രൂപരേഖ ആവുന്നത്. അതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട സ്വപ്നം ഒരു നീർക്കുമിള പോലെ ആയി മാറും, പൊട്ടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിന് രൂപം നൽകുന്നത്, ആ സ്വപ്നത്തിന് രൂപം വരുന്നത്, അത് ഈ ഭാരതത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ മാത്രമാണ്.
वे सपने भारत के लिए हैं, पर साथ ही वे पूरे विश्व के लिए भी हैं। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता, क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी समीपता से जुड़े हुए हैं। शांति को अविभाज्य कहा गया है, इसी तरह से स्वतंत्रता भी अविभाज्य है, समृद्धि भी और विनाश भी। अब इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है, जहां उसके सारे बच्चे रख सके। जय हिंद। तो भाषण में अंतिम बात में ऐसे कहते हैं, वे सपने भारत के लिए हैं, इधर ഭാരതത്തിനുള്ള സ്വപ്നമാണ്, पर साथ ही वे पूरे विश्व के लिए भी हैं। പക്ഷേ ഭാരതത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല, അത് ലോകത്തിന്റെ കൂടി സ്വപ്നമാണ്। क्योंकि केवल एक देश वो तो खुशी से नहीं रख सकता है, पूरा तो पूरा जब दुनिया खुशी से रख सकते हैं, उसी समय हमें तो आराम से रख सकता है। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता। ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല। സഭി രാഷ്ട്ര और लोगों को दूसरे से बड़ी समीपता से जुड़े हुए हैं। ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ദേശങ്ങളും എല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ്। അതുകൊണ്ട് അയൽ രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ദുഃഖത്തിലും നമ്മൾ സുഖത്തിലുമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല। പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് ലോകം മുഴുവൻ സുഖമായിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങള്, സംസ്ഥാനങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലകള്, അതൊക്കെ പരിപൂർണമായി സുഖമായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു ലോകം മുഴുവൻ സുഖമായിരിക്കുക। ठीक है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये तो भारत संस्कृति है, इसलिए भारत की संस्कृति में ऐसे कहते हैं। इसी तरह ശാന്തി को അവിഭാജ്യ कहा गया है, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സമാധാനം ഇതിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്। इसी तरह से स्वतंत्रता भी अविभाज्य है, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അതിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്, വേർതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത, അവിഭാജ്യ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത്। സമൃദ്ധി भी और विनाश भी, അതുപോലെ തന്നെ സമൃദ്ധിയും വിനാശവും, പല രീതിയിലുള്ള വിനാശങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കാം। പ്രളയം നമ്മൾ കണ്ടു, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്। ഇപ്പോൾ ചൈന അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതം യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണ പോലെയുള്ള മഹാമാരിയെ നമ്മൾ നേരിടുന്നു। ഇതുപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കാം। അതാണ് പറയുന്നത് സമൃദ്ധി भी और विनाश भी। वो तो 1947 के अगस्त 14 पे वो कहते हैं, लेकिन आज वो कितना सही होते हैं। अब इस दुनिया के छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता है। നമ്മുടെ ഭാരതത്തിനെ ഇനി ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, ഒറ്റ ദേശമായിട്ട് ഒറ്റ രാജ്യമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതാണ്। ഇപ്പൊ ഭാരതത്തിന്റെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളും പാകിസ്ഥാനായാലും ചൈനയ്ക്കായാലും അതിർത്തി ഭാഗങ്ങൾ പലതും വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്। ഇനി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിനെ കീറി മുറിക്കാൻ സാധ്യമല്ല। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है, जहां उसे सारे बच्चे रख सके। हमें നമ്മൾക്ക് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ നിർമ്മാണമാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്। ഇനി നമ്മൾ കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടത് സ്വതന്ത്ര ഭാരതമാണ്। किस प्रकार के स्वतंत्र भारत हमको निर्माण करना है, जहां उसके सारे बच्चे रख सके। ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും സ്വതന്ത്രമായി സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാജ്യം എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമാവുന്നത്। ജയ് ഹിന്ദ്। ऐसे कहते हुए ये भाषण तो खत्म होते हैं। ये भाषण से आप क्या समझा है, किसके लिए ये भाषण हमें दे दिया है, ये तो हम सोचना है। क्योंकि उस 1947 के हालत किस प्रकार है, तो उस समय तक ब्रिटिश सरकार की हाथों में हमारा वो शासन रहा था, लेकिन अभी तो भारत स्वतंत्र रूप से अपना कदम रख गया है। इसलिए अभी हम अपना एक स्वतंत्र भारत को निर्माण करना है। उस समय वो 1947 में 14 अगस्त पे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें एक उपदेश देते हैं। ये तो युवा जन को उपदेश देते हैं, युवा पीढ़ियों को ऐसे उपदेश देते हैं। हम सब आपके जैसे छात्र भी इसमें समझकर ये भारत का नवनिर्माण का दायित्व हमारा ऊपर भी निर्भर है, ये तो हमको समझना है। देखो ये भाषण में ऐसे भी कहा गया है, माने केवल हमें तो शांति नहीं है, पूरा सब पूरा विश्व की शांति हम प्रतीक्षा करना है। क्यों ऐसे कहते हैं, केवल महान व्यक्तियों को ही ऐसा कह सकता है, महत व्यक्तियों മാത്രമേ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ। गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वामी विवेकानंद, ऐसे महत व्यक्ति केवल अपना सुख के लिए नहीं या अपना देश के सुख के लिए नहीं, तो पूरा सब पूरा विश्व के सुख के लिए या पूरा सब पूरा दुनिया की शांति भी हमारा दायित्व पे निर्भर है, ऐसे कहते हैं। ठीक है, और हमारा स्वामी निर्मलानंद योगी और ब्रह्मानंद स्वामी शिव योगी, ये सब भी ऐसे कहते हैं, आनंद बताओ, सब लोग तो सुखी से रहना है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। तो ये पाठ भाग केवल इतना है।
ये समझना है। बहुत व्यक्तियों ने जो कहा है ये सब आप लोग समझना है। उसके साथ उनकी वचन हमारे मन में रखना है, क्योंकि कल आप लोग ही ये भारत का नवनिर्माण करने वाला है। अभी कोरोना का समय कितना दिक्कत में पड़ गया है, सब लोग उसे पार करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ये सब आप समझा है, ये सब आप देखा है, ठीक है। तो भविष्य में ये भारत का निर्माण आपके जैसे छात्रों के हाथ में निर्भर है। आपको कर सकते हैं किस प्रकार का, तो भारत का नवनिर्माण में भ्रष्टाचार के बिना एक देश हमारा दायित्व है। तो भविष्य में आप सब एक एक पोजीशन में जरूर आएगा, किसी एक अच्छे तो जॉब में काम में आप तो लग जाएगा। उस समय हम तो समझना है कि भारत का निर्माण का दायित्व हमारे ऊपर निर्भर है। भ्रष्टाचार से बिना एक देश हम जरूर बनाएगा, ऐसा प्रतिज्ञा लेकर हम तो आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी पाठ में दी गई कुछ बात तो हम तो समझना है। पहला, मेरी कोच। नेहरू ने अपने भाषण में योजकों, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द से वाक्यों को जोड़ दिया है। उनकी सूची तैयार करें, जैसे कि और पाठभाग में इसे कहते हैं। अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू कई योजकों का प्रयोग किया है, की का प्रयोग, और, के लिए, जैसे, जब तक, ऐसा। तो ये सब समझकर वो वाक्य क्या क्या है ये सब आपको लिखना है, नहीं तो वो योजक क्या क्या है वो आपको लिखकर सूची तैयार करना है, ठीक है। और एक भी है अनुवर्ती कार्य। अनुवर्ती कार्य में ऐसे है, नेहरू जी का भाषण पढ़ने वाली एक छात्र अपने मित्र से इसके बारे में बातचीत करते हैं, वो बातचीत तैयार करें। माने ये भाषण सुनकर दो मित्र ये भाषण के आधार पर बातचीत कर रहा है, उसका नमूना भी देखो। इसी प्रकार और एक भाषण आप लोग तैयार करना है। और एक निम्नलिखित अनुच्छेद का संक्षेपण करें। संक्षेपण करना माने आपको जानते हैं, पिछले साल हम लोग पढ़ा है। संक्षेपण में क्या क्या होना चाहिए, तालिका होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए, मुख्य बिंदुओं को जोड़कर आशय हमको लिखना है। उसका छोटी एक नमूना मैं देता हूं आपको, देखो। इसके आधार पर आप क्या समझा प्रस्तुत अनुच्छेद के आधार पर वो तो लिखना है। ये तो केवल नमूने के लिए में दिया गया है। और एक भी ऐतिहासिक दंडी यात्रा की पूर्व संध्या में गांधी के विख्यात भाषण का अंश पढ़े और हिंदी में अनुवाद करें। यहाँ दंडी यात्रा के समय गांधी ने क्या भाषण किया है वो अंग्रेजी में दिया गया है, इसका हिंदी अनुवाद आप लोग अपनी पुस्तिका में तैयार करके मुझे भेज देना है। उठ गड़े हो भारत की उस एकता के लिए जिसने हमें स्वतंत्रता दिलाई, जो हमें सुरक्षित रखेगी और भारत को विकसित कराएगी। अभी तक जो जो हम लोग गृहकार्य के रूप में बताया है वो सब पुस्तिका में लिखकर ठीक समय पे मुझे भेज देना है। मैं अपने समय के अनुसार वो देखकर टिक करके आपको भेज दूंगा। तो सभी लोग ऐसे मुझे भेज देता है, आपकी दिक्कत मुझे समझ सकता है, उसके आधार पर मैं आपको देता हूँ। अभी आज जो जो गृहकार्य दिया है वो सब ठीक तरह से समझकर आपको लिखना है। कोई शंका है तो आप मुझे बुला सकते हैं। तो अच्छा, धन्यवाद।